चलिए फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट बी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे जो जो कॉन्सेप्ट्स हमारे निकले हैं, इसके अंदर पर्टिकुलरली हमने दो चीजें देखी। पहली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड दूसरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिंपल होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो भी सिंपल होती है, बट वो थोड़ी डिटेल मैनर में होती है, प्रिसाइज मैनर में होती है, एक्यूरेट मैनर में होती है। और कस्टमर से हमें अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस चार्ज करना है। सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कैसे बनती है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कस्टमर से चार्ज करना या एब्सॉर्ब करना या रिकवर करना इज अ वेरी वेरी इजी थिंग, बट ओवरहेड कस्टमर से चार्ज एब्सॉर्ब या रिकवर करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। तो मुश्किल है तो कोई तरीका भी होगा। यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि गीता के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो उन्होंने क्या बताया था कि मन को कंट्रोल में करा जा सकता है दो चीजों से, अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। इसी तरीके से ओवरहेड को भी एब्सॉर्ब करा जा सकता है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के द्वारा या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के द्वारा। तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो ट्रेडिशनली वी यूज द एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट वी यूज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ सिंपल तरीका एंड एबीसी इज अ थोड़ा डिटेल तरीका, प्रिसाइज तरीका, एक्यूरेट तरीका। क्लियर? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग दो स्टेप्स हमें यूज करने पड़ते हैं। स्टेप 1 के अंदर हमें निकालना होता है बीसीएआर रेट। ये बीसीएआर रेट कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, मैंने यूज कर रखा है। आप एग्जाम के अंदर या तो बोलिएगा इसको बजटेड रेट या फिर चार्जिंग रेट या फिर एब्जॉर्प्शन रेट या फिर रिकवरी रेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दे रखी है बीसीएआर रेट की। तो प्लीज इसको बीसीएआर रेट मत लिखे आएगा, या तो बजटेड बोलिएगा या चार्जिंग या एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट इसको आप बोलिएगा। क्लियर? चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझने के लिए अपने को दो स्टेप लगाने हैं सिंपली। एक स्टेप ना रेट, स्टेप नंबर 1 में रेट और स्टेप नंबर 2 में आप सिंपली चार्ज कर लीजिए ओवरहेड। अब इसको समझने के लिए हमने तीन बेसिक कॉलम्स यहाँ पर बनाए। एक बजटेड वाला कॉलम जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में है, फिर हम जो चार्जिंग अब्सॉर्ब या रिकवरी कर रहे हैं ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड, एंड लास्ट के अंदर हम एक्चुअल डेटा ले रहे हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। इधर मैंने ईयर कंसीडर नहीं करा है, पीरियड कंसीडर करा है, बिकॉज पीरियड इज अ ब्रॉड टर्म, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। वो चाहे 1 महीना हो, 1 साल हो, 6 महीने हो, 3 महीने हो, क्वार्टर हो, कुछ भी हो। क्लियर? अब हमने बजट के अंदर डेटा कंसीडर करा। बजट को यू कैन से सिंस इट्स द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो एक एस्टिमेशन है। एक हमने स्टार्टिंग के अंदर कुछ अंदाजे लगाए हैं कि पूरे पीरियड के अंदर क्या होगा। तो हमने अंदाजा लगाया कि बजटेड आउटपुट यूनिट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ द फिनिश गुड्स। और हमने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे जो ब्रैकेट में डी लिख रखा है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे हमारा एक रॉ मटेरियल लग रहा है और एक लेबर लग रही है। रॉ मटेरियल लग रहा है 1 यूनिट में 5 किलो, जो 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लग रहा है, और जो लेबर लग रही है वो 1 यूनिट में 4 घंटे लग रही है, जो 3 रुपए प्रति आवर के हिसाब से लग रही है। और जो टोटल ओवरहेड्स हैं लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, जो ये सारे ओवरहेड्स का सम टोटल है दैट इज इक्वल टू 1 लाख। ओवरहेड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जब उन सब ओवरहेड्स को जब हमने सम अप कर दिया तो ये 1 लाख का फिगर आया। कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख का कोई एक ओवरहेड लग रहा होगा, बहुत सारे छोटे-छोटे अलग-अलग प्रकार के ओवरहेड लग रहे होंगे। जब हमने उनको कंसोलिडेट कर दिया होगा, तब ये 1 लाख का फिगर आया होगा। क्लियर? चलते हैं। अब एक-एक करके केस समझते हैं, उनसे आपको समझ आएगा। अब देखो, ओवरहेड्स को जब आप चार्ज, एब्ज़ॉर्ब या रिकवर कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे बेसिस दिए हुए हो सकते हैं। जैसे हमने एक पहला रैंडम बेसिस मान लिया रॉ मटेरियल क्वांटिटी, तो सिंपली आपको रेट निकालना है। सर क्यों निकाल रहे हैं हम रेट? बिकॉज़ कस्टमर से आप क्या पूरा 1 लाख रुपया चार्ज कर लोगे? नहीं। क्या कस्टमर को बिना ओवरहेड चार्ज करे जाने दोगे? नहीं। तो आप कस्टमर से 400 करोगे, कैसे कर पाओगे? तुम बता दो तरीका, मैं नहीं बताता। अच्छा तुम खुद बता दो। कोई तो रेट लगाओगे, कोई दर लगाओगे, कोई। अब गवर्नमेंट को वसूली करनी है तुम लोगों से, किस चीज़ की? देश चलाने के लिए। तो कैसे करेगी? टैक्स लगाएगी। तो किसी से कुछ भी ले लो, तो टैक्स का भी एक रेट बना है ना यार, जीएसटी का भी एक रेट बना है ना। इसी तरह ओवरहेड भी अगर कस्टमर से चार्ज करना है तो कुछ भी थोड़ी ऐसे मतलब पागलपने में चार्ज कर लेंगे, एक रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे ना। तो दैट पर्टिकुलर रेट वो जो ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं इधर रॉ मटेरियल क्वांटिटी के बेस पे चार्ज हो रहे हैं, तो इधर रेट कैसे निकलता है? रेट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, बजटेड चार्जिंग एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट बीसीआर रेट को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला सो कॉल्ड फॉर्मूला है, जबरदस्ती का बनाया हुआ, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। और बेस इधर क्या ले रखा हमने? रॉ मटेरियल क्वांटिटी। दैट इज व्हाई द फॉर्मूला विल बिकम द बीसीआर रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड रॉ मटेरियल क्वांटिटी। बजटेड ओवरहेड 1 लाख रुपए का, बजटेड रॉ मटेरियल क्वांटिटी कितना आएगा?
10,000 यूनिट्स, 1 यूनिट में 5 किलो माल लग रहा है, तो 50,000 केजी इज़ द बजटेड रॉ मटेरियल क्वांटिटी। क्लियर? तो दैट इज़ व्हाई बीसीआर रेट क्या आ गया, ₹2 पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जितना भी मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, उसका इंटू 2, उतना ₹2 मैं कस्टमर से एज़ एन ओवरहेड चार्ज कर लूँगा। सिंस रॉ मटेरियल इज़ डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट, तो आपको पता होगा ना कितने किलो माल लगा है, तो आपको जो डायरेक्ट कॉस्ट ईज़ी होता है निकालना। तो आपको उसका एक कंपोनेंट जो कि रॉ मटेरियल क्वांटिटी है वो भी पता होगा, तो उसका दुगना कर देना बस, इतना एज़ एन ओवरहेड कस्टमर से चार्ज कर लेना। जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर केस कस्टमर वांट 5 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स और मैंने आपको डेटा दे रखा है। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो अपन ने सीधे चार्ज कर दी थी, ठीक है? आप नोट्स में से देख लीजिएगा, सिंपली आपको समझ आ जाएगा। पर जो ओवरहेड्स है ना, उधर ध्यान रखना है कि ₹2 प्रति किलो जो इधर से रेट आया वो लेना है, और उसको किससे गुणा करना है? 26 केजी से, ना कि 25 केजी से। 26 केजी से हमने क्यों करा है, उसका मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। जब आप ओवरहेड कस्टमर से चार्ज अब्ज़ॉर्ब या रिकवर करते हो बेटा, तो एक रेट तो होता ही है, जो रेट निकल गया। अब जो आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ये रेट आया पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के केजी से या रॉ मटेरियल की क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कौन-सी वाली लेनी है, बजटेड वाली या एक्चुअल वाली? तो बेटा एक्चुअल वाली लेनी है। एक्चुअल ही है इसकी जान। और अभी आपको बताऊँ, ये जो ओवरहेड आपने कस्टमर से चार्ज अब्ज़ॉर्ब या रिकवर करे, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तो अगर आपको वर्ड सुनने को मिलता है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, तो दिस इज़ नथिंग बट द चार्जिंग अब्ज़ॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स जब हम पढ़ेंगे ना ओवरहेड वाला चैप्टर, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड जो फिगर होगा वो यही फिगर होगा। वहाँ से मैं आपको यहाँ का लिंकेज ज़रूर कराऊँगा। बट अभी क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता ही नहीं क्या होती है, कैसे होती है, तो अभी स्टैंडर्ड ओवरहेड को भी भूल जाओ। बट हाँ, उस चैप्टर में जो स्टैंडर्ड ओवरहेड मैं बोलूँगा ना, तो इसके मायने ये होंगे अब्ज़ॉर्ब, रिकवर या चार्जिंग ऑफ ओवरहेड, ठीक है? तो जो रेट आप लोगे, जब उसको गुणा करोगे, तो जो बेस लोगे दैट मस्ट बी द एक्चुअल वाला बेस। तो रॉ मटेरियल क्वांटिटी एक्चुअल वाली लेना, ना कि बजटेड वाली, क्लियर? तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप देखोगे, तो 5 यूनिट आपको बनानी है। 1 यूनिट के अंदर 5 किलो माल स्टैंडर्ड रूप से लगता है, 5 किलो माल बजटेड रूप से। तो 25 किलो मत ले लीजिएगा आप इधर, 25 किलो मत ले लीजिएगा, जैसे मैंने बजटेड बेस काट रखा है। आप लीजिएगा कि एक्चुअल के अंदर, आप लीजिएगा एक्चुअल में कितना माल लग गया। एक्चुअल में माल लगा है 26 किलो, तो दैट इज़ व्हाई यू विल कंसीडर 26 केजी है। तो ₹2 प्रति किलो इंटू 26, 52 विल बी योर ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल लेबर तो जितना-जितना आ रहा है हम सिंपली उतना ले लेते हैं। ओवरहेड्स जोड़ देते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। प्रॉफिट आप उसमें ऐड ऑन कर दो, आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे सेकंड केस के अंदर व्हेन ओवरहेड्स आर चार्जेस वर रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, तो बीसीआर रेट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर्स कितना होगा मेरा? मेरी 10,000 यूनिट्स है बेटा, और 1 यूनिट के अंदर 4 घंटा लगा है, तो यानी 40,000 विल बी द माय बजटेड लेबर आवर्स। तो मेरा बीसीआर रेट निकल जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 आवर्स, दैट विल बी इक्वल टू रुपीस 2.5 पर लेबर आवर। तो ये मेरा बीसीएआर रेट बन जाएगा। अब इन दिस पर्टिकुलर केस जब आप कंज्यूमर से चार्ज करोगे टोटल सेल्स रेवेन्यू, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो जो एक्चुअल में होगी चार्ज कर दोगे। ओवरहेड्स कितना चार्ज करोगे? ₹2.5 प्रति लेबर आवर। तो एक्चुअल में जितना आपके लेबर आवर्स यूज़ हुआ है, तो एक्चुअल में कितना लेबर आवर यूज़ हुआ है? 19 आवर्स। तो 2.5 को 19 से गुणा करोगे एक्चुअल से, तो यू विल गेट द ओवरहेड्स, जोड़ोगे टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ोगे, तो यू विल गेट द टोटल सेल्स रेवेन्यू, ठीक है? इन द केस नंबर 3, इधर ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो बीसीआर रेट निकलेगा बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो बजटेड ओवरहेड थे 1 लाख के, और बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10,000 यूनिट्स के अंदर 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से माल लग जाएगा, यानी 50,000 किलो, और ₹2 पर किलो के हिसाब से आपका रेट लगेगा, तो यानी 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है ना? तो 1 लाख को 1 लाख से काट दोगे, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 1। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 लाख ही आता है। बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट 1 लाख भी आ सकता था, 80,000 भी, 90,000 भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर नहीं होते, ऐसा मिसकंसेप्शन मत बना लेना। बाय चांस बराबर आ गए। बट इधर मेन फोकस क्या है कि ऊपर भी रुपीज़ है, नीचे भी रुपीज़ है। तो रुपी से रुपी काटोगे तो कट जाएगा ना, रुपी से रुपी, क्या बचेगा? 1 बचेगा। या अगर नीचे 50,000 होता, तो लेट्स सपोज़ ऊपर 1 लाख रुपए होता, नीचे 50,000 होता, तो रुपी से रुपी कट के 2 बच जाता खाली। इसके क्या मायने होते? कुछ भी मायने नहीं होते। क्योंकि इधर क्या आया था, ऊपर रुपी था, इधर नीचे लेबर आवर्स था, तो ₹2.5 प्रति लेबर आ रहा है। इधर ऊपर रुपी था, नीचे केजी था, तो ₹2.5 प्रति केजी, ₹2 प्रति केजी आया। बट इधर ऊपर भी रुपी था, नीचे भी रुपी था। तो जब भी अपन ऐसी समस्या हमें एनकाउंटर होगी, तो उस समस्या का हम एनकाउंटर कर देंगे इंटू 100 लगा के।
ठीक है, समझ रहे हो ना वर्ड प्ले मेरा? इंटू 100 लगा के हम इस समस्या से निजात पा लेंगे, क्योंकि 100 लगा के परसेंटेज बन जाएगी। और ये तीसरी आंख वाला साइन है, फोकस का साइन है, कि जब भी ऊपर नीचे रुपी रुपी हो तो काट देना, रुपी रुपी को इंटू 100 कर देना, दैट विल मेक द सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेट। अब हो जाएगा ये 100% ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड नाउ? अब चलो केस नंबर 3 के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रॉफिट, ये सब चीजें दे रखी है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जितना एक्चुअल में हो आप ले लीजिएगा, और आपको रॉ में आपको ओवरहेड का रेट कितना लेना है, 100% ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। यानी एक्चुअल के अंदर जितना भी आपका रॉ मटेरियल लगा है, कितना लगा है, 51.45, उसका 100%। ये 100%, 200, 300, 50, 80, कुछ भी परसेंट आ सकता था। हमारे केस में 100% आया, तो इंटू 100% क्या हो जाएगा आपका ओवरहेड, तो ये आ गया 51.45। व्हेन यू ऐड ऑल दिस इट विल बिकम टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ा टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। Clear? In the case number 4, when overheads are charged or recorded on the basis of the labor cost, ऊपर वाले की तरह ही है, ऊपर आपने क्या लिया था, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इधर क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल 10,000 यूनिट्स हैं, 4 घंटा 1 यूनिट में लग रहा है, यानी 40,000 घंटे हो गए, 3 रुपए के हिसाब से 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपए की लेबर कॉस्ट आ जाएगी हमारी। तो 1,00,000 डिवाइड बाय 1,20,000, सिंस 1,00,000 भी रुपीज है, 1,20,000 भी रुपीज है, तो रुपीज से रुपी कट जाएगा। तो दैट इज वाई इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मुझे इंटू 100 लगाना पड़ेगा। तो 83.33% ऑफ दी लेबर कॉस्ट। इज इट क्लियर नाउ? तो अब केस नंबर 4 के अंदर मटेरियल, लेबर, ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। अब जो ओवरहेड्स लोगे आप, ओवरहेड्स क्या लोगे, 83.33% ऑफ दी एक्चुअल लेबर कॉस्ट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितना है, 23.78। तो 23.78 का 83.33% आप करोगे तो दैट विल बिकम 19.82। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल सेल्स रेवेन्यू जोड़ना, यू विल गेट द total revenue. The case number 5, when overheads are charged or recovered on the basis of the prime cost. Prime cost is nothing but the direct cost, और हमारे केस में दो डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट आई थी 1,00,000, लेबर कॉस्ट आई थी 1,20,000, तो टोटल विल कम 2,20,000। तो 2,20,000 विल बी माई बजटेड प्राइम कॉस्ट। तो इसका रेट क्या निकल जाएगा, बजटेड बीसीआर रेट, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट, यानी 1,00,000 रुपए डिवाइड बाय 2,20,000 पे। सिंस ऊपर भी रुपी नीचे भी रुपी, दैट इज व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 ओनली, जस्ट बिकॉज टू मेक इट इन अ परसेंटेज, अदरवाइज इस चीज का मीनिंग नहीं निकल पाएगा। तो ये आ गया 45.45% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। क्लियर? तो जब आप इस केस 5 को सॉल्व करेंगे, केस 5 इज नथिंग बट द डेटा इज सेम एज द केस नंबर 4। तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर आप ले लेंगे, तो जब आप ओवरहेड्स लेंगे तो वो 45.45% ऑफ द एक्चुअल प्राइम कॉस्ट लेंगे। एंड एक्चुअल प्राइम कॉस्ट क्या होगी, जो आपकी एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर है, इन दिस केस 22.05 प्लस 23.78, उसको जोड़ोगे तो 45.83 आएगा। उसका 45.45% लोगे तो 20.83 आ जाएगा। एंड when you will add up all this cost, it will become the total cost, add up the profit, and you'll get the total sales revenue. Done? Now केस नंबर 6 के अंदर व्हेन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो बीसीआर रेट क्या हो जाएगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। बजटेड ओवरहेड इज 1 लाख, बजटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट स्टार्टिंग में कितनी थी, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, 10,000 यूनिट्स थी। डन? तो दैट विल बी इक्वल टू ₹10 पर यूनिट। ठीक है जी। तो आप केस 6 जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें कंसीडर कर लेना, मटेरियल, लेबर, सब। ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे, 10 रुपए पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और इस केस के अंदर कितनी यूनिट ऑफ आउटपुट है जी, 3। तो 10 इंटू 3, 30 आ जाएगा। एड अप करना, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल सेल्स रेवेन्यू। डन? केस नंबर 7, फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस ओनली, सपोज करो मशीन आवर्स की बेस पे ओवरहेड अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स। बजटेड ओवरहेड 1,00,000, बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 दे दिया, तो 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं मैं। एक यूनिट में 3 घंटे लग रहे हैं, तो 30,000 आवर्स आ गए। तो 1,00,000 डिवाइड बाय 30,000 विल कम 3.33 रुपीज, 3.33 पर मशीन आवर। तो ऊपर वाले डेटा को ही कंसीडर करना है इस केस में भी, बस एक्चुअल मशीन आवर मैंने 10 मान लिए, तो मटेरियल, लेबर तो ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे, रुपीज 3.33 per machine hours, for how many hours, for the actual machine hours, for the actual machine hours, and actual machine hours is 10 here। ठीक है, तो ये 33.33 आ गया, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, एंड दैट विल बिकम द टोटल सेल्स रेवेन्यू। क्लियर? चलें, तो ये वाला पार्ट हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, इज एज सिंपल एज दैट।
एबीसी को अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ, जैसे आपको एब्ज़ॉर्प्शन में सिर्फ़ एक रेट निकालना है, आपको एबीसी के अंदर एक से ज़्यादा रेट निकालने हैं, डन? एबीसी भी आप सिंपली 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको रेट निकालना है और ये भी एक बीसीएआर रेट ही होता है, बट चूँकि हम एक एबीसी की दुनिया में आ गए हैं, तो इसको हम टेक्निकली एबीसी रेट, एक्टिविटी रेट या एबीसी का चार्जिंग एब्ज़ॉर्प्शन रिकवरी रेट के नामों से संबोधित करते हैं। Done? So ABC rate निकालने के लिए we have to use the 5 columns here. The number 1 column is the name of the activity, second column is the activity cost pool, third column is the name of the cost driver, fourth column is the level या quantity या फिर capacity of that particular cost driver, and the fourth column is the activity rate, ABC rate, and that is equal to column 2 divided by column 4. Then अब जैसे बेटा टोटल ओवरहेड जो आपका होता है, ठीक है, जैसे इन द अबव केस हमारा था 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए जो टोटल ओवरहेड्स होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी क्या होती है? एक बिजनेस सुचारू रूप से तभी चलता है जब उसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली इंटरडिपेंडेंटली परफॉर्म होती है, तभी एक बिजनेस सुचारू रूप से चलता है। बैंक में अलग एक्टिविटीज होती हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में अलग, जीटीए में अलग, एजुकेशन में अलग, हॉस्पिटल में अलग, हर बिजनेस की एक सेपरेट सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे एक हमने बिजनेस मान लो जिसकी जिसके अंदर 4 सेट ऑफ जिसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ हैं। उन 4 एक्टिविटीज़ हैं और उन 4 एक्टिविटीज़ के अंदर टोटल ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है 1,00,000। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एबीसी मेथड एक डिटेल्ड मेथड है। दैट इज़ व्हाई आप ऐसे समझो 1,00,000 का मैंने ब्रेकअप करा 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, 20 और 30, 50, 50, 40, 90, 90 और 10, 1,00,000। तो मैंने माना 20,000 रुपए की जो ये कॉस्ट है ना, ये एक्टिविटी नंबर 1 के लिए है। 30,000 रुपए की कॉस्ट एक्टिविटी नंबर 2 के लिए, 40,000 रुपए की कॉस्ट एक्टिविटी नंबर 3 के लिए एंड 10,000 की कॉस्ट एक्टिविटी नंबर 4 के लिए। यानी जो मेरी पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी ना, उसके अंदर मेरी 20,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है। 2 में 30 की, 3 में 40 की और 4th के अंदर 10,000 की। अब बेटा एक्टिविटी एक से ज़्यादा होती है, जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो जो मैं अभी आपको ये डिलीवरी दे रहा हूँ, ये भी एक एक्टिविटी है, बट मेरा बिज़नेस मात्र इस एक्टिविटी की वजह से नहीं चल रहा, इसके आगे, इसके पीछे और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, तभी ये बिज़नेस चल पाता है। दैट इज़ व्हाई अब जो मैं आपको एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हमें ना तोड़ना होता है, कि अपने बिज़नेस को पहले तोड़ो कि आप उसमें कितने तरह की एक्टिविटीज़ निकाल सकते हो। अब जो आपका 1,00,000 रुपए का ओवरहेड था ना, अब उन एक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड करो। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 में मैंने बोला 20,000 की ओवरहेड है। अब उस एक्टिविटी नंबर 1 में उसमें जो 20,000 का ओवरहेड ना कोई एक इकलौता ओवरहेड नहीं होगा। उसमें भी बहुत छोटे-छोटे ओवरहेड होंगे, 500 का, 1,000 का, 2,000 का, 1,500 का, और जब मैं उनको जोड़ूँगा ना तब जाके एक्टिविटी 1 का टोटल पूल जो है वो 20,000 का बनेगा। दैट इज़ व्हाई इसको हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल बोलते हैं। पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो उस 20,000 के अंदर भी ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी हुई होंगी, बहुत छोटे-छोटे ओवरहेड्स इकट्ठे हुए होंगे और वो इकट्ठे होके 20,000 बने हैं। दैट इज़ व्हाई एक्टिविटी नंबर 1 का जो 20,000 आया, इसको एक कॉस्ट पूल बोला गया है, बिकॉज़ वो 20,000 कोई एक सिंगल चीज़ नहीं हुई होगी, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ के 20,000 हुई होगी। फिर थर्ड इज़ द लेवल ऑफ कॉस्ट द नेम ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर, कार ड्राइवर का मतलब जो कार को अपने हिसाब से तेज़, धीरे, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे जैसे भी कर सके। इसी तरह से कॉस्ट ड्राइवर मीन्स जो कॉस्ट को अपने हिसाब से तेज़, कम, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कर सके। यानी कॉस्ट कैसे ड्राइव होगी, कॉस्ट की स्पीड क्या होगी, क्या मूवमेंट होगी, क्या वेरिएशन होगी, क्या डेविएशन होगी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर ड्राइवर ऑफ द कॉस्ट, एंड हर कॉस्ट का एक अलग ड्राइवर होता है। किसी कॉस्ट का कुछ ड्राइवर होता है, किसी कॉस्ट का कुछ ड्राइवर होता है। फोर्थ वन इज़ द लेवल और क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जैसे ये जो फिगर नहीं है 30,000 मशीन आवर्स, 10,000 यूनिट्स या 2,20,000, जो डिनोमिनेटर था बेसिकली 1,20,000 लेबर कॉस्ट। दिस इज बेसिकली द लेवल और क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। यानी अब आपको देखना है कि वो जो 20,000 रुपए वाली जो मेरी कॉस्ट थी, वो जो 20,000 की एक्टिविटी कॉस्ट पूल था, अब उसका ड्राइवर कुछ और होगा, मान के चलो ड्राइवर नंबर 1। अब उस ड्राइवर नंबर 1 का लेवल देखना कि वो कितना है। हो सकता है वो 5,000 कुछ हो, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ यूनिट्स हो सकता है। ऐसे समझाता हूँ, जैसे कोई बिज़नेस है, उसके अंदर ना एक एक्टिविटी मान लो डिलीवरी की एक्टिविटी है। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, उनके डिलीवरी की एक मेजर एक्टिविटी है, तो उनकी डिलीवरी की कॉस्ट मान के चलो 10 लाख रुपए आ रही है। तो जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, वो कम-ज़्यादा किस वजह से होती होगी? मेन रीज़न क्या होगा? नंबर ऑफ डिलीवरीज़। अगर नंबर ऑफ डिलीवरीज़ ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा, नंबर ऑफ डिलीवरीज़ कम है तो कॉस्ट कम। तो इधर वो आएगा कि कितने नंबर ऑफ डिलीवरी होगी, तो उसका लेवल, क्वांटिटी या कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर वो है। और एक्टिविटी रेट सिंपली रेट कैसे निकलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 4 रेट निकल जाएगा। क्लियर? स्टेप नंबर 2 इज़ द
चार्जिंग ऑफ द ओवरहेड या एलोकेशन ऑफ द ओवरहेड, इसके अंदर आप एक्टिविटी रेट को आप सिंपली गुणा कर दीजिए क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इन द कॉस्ट ऑफ दैट। ये थोड़ा टेक्निकल अभी समझ नहीं आएगा, बट जब हम आगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर एक बैंक का एग्जांपल लिया, उसकी हमने एक्टिविटी मानी 4, एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट, कस्टमर इंक्वायरी। अब टोटल बैंक के जो ओवरहेड है ना वो 22,60,000 रुपए के बैंक के टोटल ओवरहेड आ रहे हैं। तो इसको मैंने देखा, तो मैंने तोड़ा, तो मुझे पता चला कि 1 लाख की जो ओवरहेड है दैट इज लिंक्ड विद द प्रोवाइडिंग ऑफ एटीएम सर्विस टू द कस्टमर्स। 10 लाख के जो ओवरहेड्स हैं दैट इज लिंक्ड विद द कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। 8 लाख की जो ओवरहेड दैट इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट इशू, एंड 3,60,000 की दैट इज फॉर द इंक्वायरी, कस्टमर इंक्वायरी जो कर रहे हैं। अब इनके पर्टिकुलरली अपने-अपने ड्राइवर्स हैं, लाइक एटीएम सर्विस का ड्राइवर, मतलब एटीएम सर्विस ऊपर-नीचे कैसी होती होगी, जितने ज़्यादा एटीएम ट्रांज़ैक्शन होते होंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग को यू कैन से लाइक द बैंक का जो सर्वर है, जहाँ कंप्यूटर की जो ट्रांज़ैक्शंस प्रोसेस हो रही है सारी, जो जो भी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, सारी प्रोसेस होती है वो एक बड़े सर्वर के द्वारा। उसकी कॉस्ट कम या ज़्यादा कैसे होती होंगी, जब आप नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से। यही है ना यार, आप खुद सोचो, जब आपको कंप्यूटर में ज़्यादा काम करना होता है, कुछ ज़्यादा हाई लेवल की एडिटिंग या हाई लेवल का काम, तो आप थोड़ा अच्छा लैपटॉप देखते हो, i7 देखते हो, i9 देखते हो। बट जब आपको थोड़ा हल्का काम करना होता है तो आप i3 डुअल कोर, क्वाड कोर में भी काम चला लेते हो। यस और नो? तो डिपेंड करता है कि आपको प्रोसेसिंग कितना करना है, ट्रांज़ैक्शन कितना प्रोसेस करना है। तो बैंक को तो बहुत लार्ज स्केल पे करना होता है, दैट इज़ व्हाई उसका डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांज़ैक्शन कितना है। स्टेटमेंट इश्यू जो बैंक करता है करंट अकाउंट सेविंग बैंक वालों को, जो डॉट मैट्रिक्स पे वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ गए, पासबुक भी यू कैन से दैट। और कस्टमर इंक्वायरी, जितना टेलीफोन मिनट्स आप कस्टमर केयर का लोगे ना, उतना ज्यादा उनकी कस्टमर केयर क्या कस्टमर इंक्वायरी की कॉस्ट आती है। अब एक ये जो डेटा है ना, दिस इज लाइक एन एस्टिमेटेड डेटा जो बिगनिंग में आपको दे रखा है, जैसे बजटेड डेटा वहां दे रखा था ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसी तरह से ये एक बजटेड डेटा, एक एस्टिमेटेड डेटा है, जिसमें मैंने हिसाब लगाया कि मेरी 4 एक्टिविटी होंगी। एक्टिविटी में 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 3 लाख 60,000 का खर्चा आएगा। ये फैक्टर्स होंगे जो उन एक्टिविटी कॉस्ट को ड्राइव करेंगे, और उनका लेवल क्या-क्या होगा। मतलब पूरे उस पर्टिकुलर पीरियड में 2 लाख एटीएम ट्रांज़ैक्शन होगी, 25 लाख कंप्यूटर ट्रांज़ैक्शन होगी, 5 लाख स्टेटमेंट में इश्यू करूँगा, और 6 लाख टेलीफोनिक मिनट होंगे। दिस इज़ द बेसिक एस्टिमेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब एनुअल इन्फॉर्मेशन यानी पीरियड इज़ अ ईयर। एनुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स आर देयर, कि मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर। एक तो अकाउंट्स हो गए, एक जो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, एक गोल्ड वीज़ा। तो यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट मतलब 30,000 बैंक के पास अकाउंट खुले हुए हैं, 5,000 बंदों ने लोन 5,000 लोगों को लोन ग्रांट हो रखा है, और 10,000 बंदे गोल्ड वीज़ा कैरी कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो दे रखा हुआ है ना एटीएम ट्रांज़ैक्शन, इसका मतलब है कि जो जिस बंदे का अकाउंट होगा ना, चेकिंग अकाउंट, जिस बंदे का अकाउंट होगा बैंक में, वो 1,80,000 एटीएम ट्रांज़ैक्शन यूज़ कर लेगा। जिसका जिसका पर्सनल लोन चल रहा होगा ना, वो कोई भी एटीएम ट्रांज़ैक्शन नहीं करेगा, और ऑब्वियसली जो जो लोन होता है इसका, उसको कोई एटीएम कार्ड नहीं मिलता। एंड जिस पे गोल्ड वीज़ा होगा वो 20,000 एटीएम ट्रांज़ैक्शन करेगा, ठीक है? इसी तरीके से कंप्यूटर ट्रांज़ैक्शन की यूसेज की बात करें, तो टोटल कब देखो, अगर आप इसका टोटल करोगे 180 प्लस 0 प्लस 20,000, तो ये कितना आ गया, 2 लाख। तो ये इसके बराबर हो गया है ना? ठीक है? ऐसे ही आप इनका आगे का टोटल करोगे ना, तो ये 25 लाख के बराबर होगा, 5 लाख के बराबर होगा, 6 लाख के बराबर होगा। डन? आगे देखो। अब ए कंप्यूटर ट्रांज़ैक्शन जितनी भी है, टोटल 25 लाख कंप्यूटर ट्रांज़ैक्शन है हमारी, यहाँ पर देखो 25 लाख कंप्यूटर ट्रांज़ैक्शन। तो उसके अंदर से 20 लाख अकाउंट्स वाले के लिए होंगी, 2 लाख लोन वाले के लिए होंगी, 3 लाख गोल्ड वीज़ा वाले के। इसी तरह नंबर ऑफ स्टेटमेंट का भी डाइवर्जन दे रखा है, बाइफरकेशन, और टेलीफोनिक मिनट्स का भी दे रखा है। And you are required to compute the cost of the each product. How many products are there? The 3 products are there. और उनकी आपको cost निकालना है, तो cost will be equal to the direct cost plus indirect cost. And in this particular case, direct costs are not given, because there is not even a single cost जो clearly और easily traceable और identifiable हो with the checking account, personal loan, gold visa. That is why हमने जानबूझ के इसके अंदर कोई direct cost डाली नहीं। ठीक है? Indirect cost क्या है? उसके लिए हम एबीसी लगाएंगे। Indirect cost is the total 22,60,000 पे, एंड प्लीज एबीसी जो है ना वो प्योरली इनडायरेक्ट कॉस्ट पे लगती है, जो आपका चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे एबीसी हो। मैं कई बार बता चुका हूँ, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन दी ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? अब आपको कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालनी है, तो मैंने तीनों प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए, चेकिंग अकाउंट, पर्सनल लोन, गोल्ड वीजा। डायरेक्ट कॉस्ट कुछ दे नहीं रखी, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक बार मान लो आ गई, ठीक है? तो मैंने तीनों को जोड़ा, 15, 80, 2, 14, 4, 66, तो टोटल कॉस्ट आ गई 15, 80, 2, 14, 4, 66। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट जैसे ऊपर आपको दे रखा था, 30,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट्स।
तो ये आ गया 30 5 10, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 52.67, 42.80, 46.60। अब योर क्वेश्चन इज कि सर वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो अपने को तो यही निकाल देना चाहिए था। आपने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट क्यों निकाला? बेटा मैंने इसलिए निकाला बिकॉज व्हेन आई गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ द आईसीआई आई गॉट टू नो दैट कि जब वो ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट पूछता है ना, तो वो टोटल में भी निकाल देता है, पर यूनिट में भी निकाल देता है। तो कई बार वो आपको स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा, बट आप निकाल दो बिकॉज ये एक जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो इसलिए नंबर ना कटे, इसलिए हम ये भी निकाल देते हैं, ठीक है। बट आईसीआई को मेंशन करना चाहिए कि भाई पर यूनिट में मांग रहा है, टोटल में मांग रहा है। कई बार वो नहीं करता, तो टू बी ऑन सेफ साइड भाई दोनों में निकाल दे, ठीक है। कम तो नहीं निकाल रहा ना, ज्यादा निकल जाएगी, कोई आफत तो नहीं आ रही ना, तो टोटल भी निकाल दे, पर यूनिट में निकाल देना है। अब आपको बस ये चीज समझनी है कि 1580 214 466 कैसा है। इसके लिए वी हैव टू यूज द वर्किंग नोट, एंड वर्किंग नोट के अंदर हमें एबीसी लगाना है। एबीसी के अंदर मेरे को दो स्टेप लगाने, स्टेप 1 एक स्टेप 2। स्टेप 1 इज द एबीसी रेट। एबीसी रेट के लिए 5 कॉलम, नेम ऑफ द एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, नेम ऑफ द ड्राइवर, लेवल ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर एंड द एबीसी रेट। देयर आर 4 एक्टिविटीज जिनका कॉस्ट पूल दे रखा है मेरे को 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 60,000, ठीक है। इनके ड्राइवर दे दिए और कैपेसिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ये ऊपर से दे रखे हैं ना, 2 लाख, 25 लाख, 5 लाख और 6 लाख। डन, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दोगे कॉलम 2 डिवाइड बाय 4, तो यू विल गेट कि भैया एक एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 50 पैसे की कॉस्ट आती है, एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को 40 पैसे का कॉस्ट आता है, एक स्टेटमेंट इशू करने में बैंक को 1 रुपए 60 पैसे की कॉस्ट आती है, और एक टेलीफोनिक मिनट की बैंक को 60 पैसे की कॉस्ट आती है। क्लियर? अब सेकंड स्टेप इज सिंपली द ओवरहेड एलोकेशन जस्ट लाइक द आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसका ना एक फॉर्मेट है, थोड़ा ध्यान रख लो ताकि इजीली बन पाए आपका। बेटा इसके अंदर जो बीच के कॉलम होते हैं ना, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट किसे वो बोलते हैं? कोई भी वो चीज जिस चीज की कॉस्ट निकाली जा रही है, मेजर करी जा रही है, कंप्यूट करी जा रही है। जैसे इन दिस पर्टिकुलर केस कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स। तो बीच में मैंने प्रोडक्ट्स डाल दिए, और उसके पहले होता है नेम ऑफ द एक्टिविटी या पर्टिकुलर्स, और लास्ट के अंदर होता है टोटल वाला कॉलम, ठीक है। तो हमने इधर एक्टिविटी लिखी, हमारी 4 एक्टिविटी, एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इश्यू स्टेटमेंट, कस्टमर इंक्वायरी। अब जो एटीएम सर्विस की कॉस्ट थी वो थी 50 पैसा पर एटीएम ट्रांजैक्शन। अब एक एटीएम ट्रांजैक्शन होती है ना बैंक की, तो 50 पैसे की कॉस्ट एक एस्टिमेटेड आ जाती है। अब देखो ये तीनों प्रोडक्ट कितनी कितनी एटीएम ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं। पहला 180, दूसरा 0, तीसरा 20,000। तो उसको 50 पैसे गुना कर दो 180 से, फिर 0 से, फिर 20,000 से, तो यू विल गेट द कॉस्ट। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90,000 जीरो 10,000। क्लियर आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगला दूसरा तीसरा चौथा भी गुना कर दोगे, आ जाएगा। बहुत सिंपल है। डन। अब इसके अंदर एक समझने वाली बात ये है कि मैंने हैशटैग लगा रखे हैं। बेटा अगर आप देखोगे तो ये जो 1 लाख है, इधर 10 लाख है, ये 8 लाख है, 3 लाख 60,000 है, ये भी मैच कर रहा है। कैसे? क्योंकि देखो टोटल ओवरहेड तो 22 लाख 60,000 की है ना। तो यहाँ टोटल ओवरहेड अगर आप देखोगे, इन सबका टोटल करोगे, तो 22 लाख 60,000 ही है ना। और ये हमारे मंकू भैया इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैच हो गया बल्ले बल्ले, क्योंकि ये हमारा मंकू खुश रहता है, यारों का यार है। और ये मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये चीज देखो, टोटल ओवरहेड तो मेरे 22 लाख 60,000 ही है ना। तो मेरे को 22 लाख 60,000 ही रिकवर करने हैं ना। अब इसके अंदर क्या चीज है कि एटीएम सर्विस के ओवरहेड 1 लाख है, इसके ओवरहेड 10 लाख है, इसके 8 लाख है, और इसके 3 लाख 60,000 है। ठीक है ना? तो आप देखो एटीएम सर्विस के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लाख आ रहा है, इसका 10 लाख आ रहा है, इसका 8 लाख आ रहा है, और इसका 3 लाख 60,000 आ रहा है। और वो आएगा ही आएगा अगर आप स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से बना के, और जैसा आपका यूसेज है उसको आप प्रॉपर लिखोगे, तो ये टोटल आपका लास्ट के अंदर मैच हो ही जाना है, इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी। हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये, बट वो आपको ना वैसे जनरली देगा नहीं। 2,25,000। जैसे मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ना इसके अंदर देखो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप ये देख रहे हो 2 लाख है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांज़ैक्शन, टोटल 2 लाख। तो आप देखोगे एटीएम ट्रांज़ैक्शन का जो टोटल है ना 180 प्लस 0 प्लस 20, ये भी 2 लाख है। इसी तरह 25, 5 और 6 देखोगे ना, ये भी टोटल मैच कर रहे हैं। तो ये टोटल मैच करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसा होगा जिसके अंदर आपको ये टोटल मैच करते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अगर ये टोटल मैच करते हुए आपको वहाँ नहीं दिखाई देंगे ना, तो इन दैट केस ये आपका ये वाले टोटल भी मैच नहीं होंगे। ठीक है ना? तो ये एक मुख्य कारण है। समझ में आया? कि जो आपकी कॉस्ट ड्राइवर्स है ना, ये ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आपस के अंदर मैच कर रही है ना, कि आपकी जो एक्टिविटी की कैपेसिटी है, ड्राइवर की कैपेसिटी 2 लाख 25 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और जो उसका यूसेज होके आ रहा है, मतलब सम होके आ रहा है, वो क्योंकि सेम है।
वो क्योंकि सेम है, इस वजह से ये जो 1, 10, 8, 3, 60 है ना, 1, 10, 8, 3, 60 इस वजह से मैच हो रहे हैं। यदि इस चीज़ के अंदर बहुत कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको ये टोटल बराबर इनके नहीं मिलेगा। वो भी कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं, आने वाले टाइम में आपको बता दूँगा कैसे होते हैं, ठीक है? आने वाले टाइम के अंदर आपको बता दूँगा किस तरीके से होते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना ही समझ लीजिए कि हाँ, ये टोटल मैच हो रहे हैं ना, क्योंकि ये जो ड्राइवर्स वाले दैट इज़ व्हाई आपका यहाँ पर आप ये ना एन्जॉय कर पा रहे हो, जो मंकू एन्जॉय कर पा रहा है, वो आप समझो कि मैच हो गया बल्ले-बल्ले इस वजह से हो पा रहा है, ठीक है? तो टोटल ओवरहेड्स आप देखा 15, 80, 2, 14, 4, 66। अब टोटल ओवरहेड्स ये निकल कर आ गए और यही फिगर मैंने ऊपर कैरी कर रखे थे 15, 80, 2, 14 और 4, 66। क्लियर? 22,60,000। अब ये मैंने ओवरहेड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इसलिए भी निकाल दिया क्योंकि इन सम क्वेश्चंस आपको ना यहाँ पर आप तो जैसे मैंने इधर डायरेक्ट कॉस्ट लिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट लिया, फिर टोटल कॉस्ट लिया, फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाला। बट कई बार कैसा होता है, या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ आगे कि डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल दूंगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल दूंगा, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दूंगा, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा। ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है। तो दैट इज वाई आप ओवरहेड पर यूनिट ऑल दिस क्वेश्चन में यूज नहीं पड़ा, बट आप चाहे तो निकाल सकते हो। इधर एक बात यह है कि ओवरहेड पर यूनिट 52.67, 42.80, 46.60 टोटल कॉस्ट पर यूनिट के बराबर हो रही है, बट ऐसा जरूरी नहीं है हो। ये इसी वजह से हो रही है बिकॉज आपकी डायरेक्ट कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी होगी तो ओवरहेड पर यूनिट विल नॉट बी इक्वल टू द कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया? चूंकि इसमें डायरेक्ट कॉस्ट थी नहीं, इस वजह से ओवरहेड पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट बराबर हो गया। बट ये बाई चांस है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, होती है। वो दे नहीं रखी इस क्वेश्चन में, वो अलग बात है। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट वो हमें है, वो एक कंपोनेंट है कॉस्ट पर यूनिट का। तो कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड पर यूनिट। डन। So that's all from my side. Hopefully आपको समझ में आया होगा कि these are the concepts which are based on the direct cost, indirect cost। यानी direct cost और indirect cost का यदि आपको पता है ना, then only you can know about the absorption costing और activity based costing। because मैं देखता हूँ फाइनल में भी बच्चों को इतने मिसकंसेप्शन, इतने डाउट्स रह जाते हैं इस चीज के अंदर, क्योंकि बेसिस स्ट्रांग नहीं है ना यार। क्वेश्चंस उठा रहे हो, सीधा क्वेश्चन करो, समझ तो लो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, उस वो उसके बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ऐसी चीजें बन रही है। वो एक अपना नजरिया था। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट एमर्ज हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इस पे कॉन्सेप्ट एमर्ज हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये तो तभी पता होगा ना जब किसी बंदे को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का पता होगा। वही नहीं पता होगा तो आगे यार कॉम्प्लिकेटेड एबीसीज भी सीख लोगे तो क्या फायदा होगा। बेस तो बहुत बेकार है ना। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, and all the very best. Wish you a very healthy and happy life. Jai Shri Radha.